हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग जो है जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। यानी ये एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड थी पूरे साल, उसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है जी, पहले हमने पढ़ा था क्या पार्ट ऑफ द ईयर, अब हम पढ़ रहे हैं फुल ईयर की। तो सब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो फुल ईयर के लिए, तो क्या आप उससे किसी भी तरीके का कोई रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है क्या? सोच करके बताइए। अगर आपने खुद ने ही उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसका एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है क्या? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। एक्सपेक्ट आप कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड रेंट किस चीज के ऊपर डिफाइन किया जाता है? तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन तीन चीजें हैं हमारे पास: म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। क्या ये चीजें हमारे पास में होती हैं? हाँ सर होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी होती है। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं सर? हम ये कहते हैं हाँ एक्सपेक्टेड रेंट हमारा होता है, लेकिन लेकिन हमें जो है वो एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं होता, एक्चुअल रेंट के ब्याज पे रिसीव नहीं होता। एक्सपेक्टेड रेंट की ये वैल्यूज तो हमारे पास में होंगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी, मगर जिस मकान में मैं खुद रह रहा हूं उससे क्या मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरे साल मैंने लेट आउट ही नहीं किया। ओके, तो नंबर वन तो ये एक्सपेक्टेड रेंट की। नंबर टू मेरे पास है एक्चुअल रेंट। क्या एक्चुअल रेंट कोई मुझे देगा इसका जिसमें मैं नहीं रह रहा हूं? नहीं सर, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो जब ये दोनों ही फैक्टर मेरे पास में काम नहीं कर रहे, जब ये दोनों ही फैक्टर मेरे पास में काम नहीं कर रहे, तो फिर मैं जीएबी किससे लूं? तो मेरा जवाब है सर, आप जीएबी किसी को भी मत लें, और जीएबी की जगह क्या लिख दें सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू की जगह आप लिख दें निल। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल क्यों होती है फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में? ये हमें पता लगता, कोई इनकम जनरेट नहीं होता। अब इसके अंदर से अगर मैं माइनस करूं सर अपने, क्या माइनस करता हूं बताइए आप? लास्ट क्लास में सीखा था टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो मैं आपको बता दूं इस केस के अंदर म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हुए डिडक्ट नहीं किए जा सकते, नॉट एप्लीकेबल होते। तो जाहिर सी बात है कि मेरा नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा सर? मेरा नेट एनुअल वैल्यू जो है वो निल आ जाएगा। आगे का स्टेप मुझे माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है ना? इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एमएवी। अब निल का 30% क्या होगा सर? निल, ठीक है ना? और दूसरी चीज क्या माइनस करता था मैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी लोन के पैसे से बनाई और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ठीक सर,
ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्ट फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अलाउड है और इस तरीके से आ जाती है मेरे पास में मेरी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू। लेकिन सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये इस केस में अलाउड है अप टू 30,000 पर एनम। पर एनम। लेकिन ये अमाउंट 2 लाख तक जा सकता है अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड अप टू 30,000 per annum generally, but it may exceed, but this may exceed up to 2 lakh, subject to conditions। अब वो कंडीशन क्या है सर? नंबर 1, loan should be granted on or after 1/4/1999, 1/4/1999 के बाद लोन लिया गया। नंबर 2, for कंस्ट्रक्शन और परचेज, यानी कि रिपेयर रिन्यूअल के लिए ना लिया गया। ठीक है। नंबर 3, लोन should be repaid before 5 years from the date of taking loan। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो अच्छे से लिख लो इन सारी बातों। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको क्लेम करने का अधिकार है। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो 2 लाख तक, अदरवाइज 30,000। जी सर बताइए। सर बाकी चीजें तो नील है। हाँ नेगेटिव हो जाएगा अगर बाकी चीजें सब कुछ नील है और यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। मींस हो सकता है ये न्यूट्रल रहे या हो सकता है लॉस है, इनकम तो कभी नहीं होने वाली। ठीक सर, नोट कर लिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में ये बोला गया मिस्टर एक्स के पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका की एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख रुपए पर एनम था। उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर म्युनिसिपल टैक्सेस 50,000 रुपए के पे किए और ग्राउंड रेंट 5,000 पे किया, मेंटेनेंस चार्जेस 2,000 रुपए पे किया, वाइट वॉश 5,000 रुपए पे किया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 35,000 रुपीस उन्होंने पे किए हैं। और ये जूम किया जाता है कि सर उनकी सारी की सारी तीनों कंडीशन जो की बोली गई है वो फुलफिल्ड। अब सर इस केस के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए बताइए। हम यहाँ पे ना सबसे पहले ऐसे लिखेंगे बेटा तरीके से, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
of Mr. X for a subsequent year so and so, जो भी हो हम लिखते हैं सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस not applicable. Therefore, net annual value net. अब हमें पता है कि हमारा केस के अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए नहीं मिलती 30% ऑफ एनएवी यहाँ पे मिल हो जाएगा और बी पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाँ जी ये माइनस हो जाएगा 35,000 2 लाख मत लिख देना है 2 लाख मैक्सिमम लिमिट तो हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल करके आ ठीक है जी ओके नोट कर लिया अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिनको की लास्ट क्लास में भी किया था हमने ये लो सर ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लट्टू क्वेश्चन है आप भी करेंगे मैं भी करूंगा सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए सिखाया था मैंने आपको कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये 3 चीजें दी हुई हैं हमारे पास करो फिर मैं भी करूंगा तुम्हारे पीछे यहाँ पे क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंटल वैल्यू स्टैंडर्ड रेट तीनों दिए हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू के बीच में हम क्या करेंगे सर आयर को चेक करेंगे और फिर उनमें से जो जीतेगा यानी कि 240 या 2 लाख 250 या 2 लाख सर 250 और फिर 230 में से लोअर को देखेंगे तो 2,30,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ एक्चुअल रेंट 20,000 के हिसाब से 2,40,000 ओके तो मेरे पास में क्या हो जाएगा सर दोनों का हायर 2,40,000 रुपीस मेरा नेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया इसमें से पहले मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए तो नेट एनुअल वैल्यू 2,25,000 फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ एनएवी मेरा आ गया 67,500 इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन है 10,000 तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 1,47,500 मेरे ख्याल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए चले सर आगे अच्छा ठीक है अब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कुछ भी कह सकते हैं उसमें, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो होती है बेटा एक डेट ऑफ टेकिंग लोन, ये क्या होगी है हमारी डेट ऑफ टेकिंग लोन। ठीक, और ये होती है मेरे पास में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मान लो कि मैंने जो लोन लिया था वो किस लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिया, और एक मेरी डेट आएगी बेटा डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। तो तीन डेट्स होती है। अब सोचो, मैं अगर अपने बैंक को ये कहता हूं कि सर आप ना मुझसे इंटरेस्ट जो है वो इस टाइम पीरियड का चार्ज कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास में कोई टैलेंट था ही, और टैलेंट नहीं था तो मैंने इनकम कहाँ जनरेट की होगी, और जब इनकम जनरेट नहीं की होगी तो मेरे पास में क्या नाम है ये इंटरेस्ट ऑन लोन देने की बात कर सकूं। बैंक कहता नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपको यहां से लेकर के और यहां तक के टाइम पीरियड का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड को ना मैं एक नाम दे दूं, इस पूरे टाइम पीरियड को मैं एक नाम दे देता हूं प्यारा सा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड। अक्सर इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब स्टार्ट होता है, तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम date of taking loan and ends on last 31st March of the year of completion of construction। याद रहे, याद रखना मैंने ये नहीं बोला कि पिछले साल की 31 मार्च, मैंने क्या बोला पिछली 31 मार्च। अब इस चीज को जरा एनालाइज करें। सोचो सर आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन है
4 जुलाई 2019। तो आपकी रेलेवेंट डेट क्या होगी? रिकंस्ट्रक्शन पीरियड कब एंड होगा? बिल्कुल सही, 31/3/2019। उस साल का नहीं, पिछला, उस डेट का पिछला मार्च, 31 मार्च। देखो मैं ये भी कह सकता हूँ 1/4/2019 का पिछला 31 मार्च, वो कब आया था? 31 मार्च 2019। अगर मैं बोलता हूँ कंप्लीशन हुआ है 28/3/2019 को, तो बोलो इसकी रेलेवेंट डेट क्या होगी? 18, बिल्कुल याद रहेगा। अब हमारे पास में ये तो हमने सीख लिया कि रेलेवेंट डेट क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक चलता है। तो यहाँ पे ना अब इस वाले पॉइंट को मैं हटा देता हूँ और कुछ इस तरीके से इसकी मुंडी पीछे की तरफ मोड़ देता हूँ। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी हमारे पास है, इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करें। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? मुझे ये करना है कि जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में थोड़ा सा और सही है। हाँ जी, जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैंने इंटरेस्ट पे किया है ना, इंटरेस्ट ऑन इंस्टेड ड्यूरिंग पीसीपी, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, और ये 5 कांस्टेंट है। तो जो भी मेरे पास अमाउंट आ जाएगा उसको मैं कंप्लीशन होने के बाद 5 सालों तक हर एक साल अपनी इनकम में से एडजस्ट कर सकता हूँ 5 ईयर्स। यानी कि मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, तो मैं उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 सालों तक लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं ना, पहले हम खर्च कर देते हैं, बाद में उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से ही। यानी कि पहले हमने उसको पे कर दिया और जब इनकम आने लगी तो उसके बाद हम उसको एडजस्ट करने लगे, लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या उस साल करंट ईयर के खर्चे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि लोन तो भी रीपे ही नहीं किया गया। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद करंट ईयर के जितने भी खर्चे होंगे तो हर साल में अलाउ होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है, एक पुरानी किस्त, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, और ये करंट ईयर, दोनों एडजस्ट होंगे।
समझ में आई बात? बना लो इसको जल्दी से ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं, अभी एग्जांपल फॉर्म में बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप उसको ऐसा बना लो, आपको घर भेजने से पहले आप सिखा के भेजिए। ये एक एग्जांपल है। मान लो कि मिस्टर एक्स ने लोन लिया था 10 लाख रुपए का 1/4/2015 को 12% इंटरेस्ट पे। तो उनकी डेट ऑफ टेकिंग लोन क्या होगी? उनकी डेट ऑफ टेकिंग लोन होगी 1/4/2015 और उनका कंप्लीशन कब हुआ? 30 जुलाई 2019 में, ऐसा मान लीजिए। तो उसकी रेलेवेंट डेट क्या आ जाएगी? 31/3/2019, यानी कि पिछली 31 मार्च। डेट ऑफ लोन रीपेमेंट की डेट नहीं दी हुई, यानी कि उन्होंने अभी तक रीपेमेंट की नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है? सब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है यहां से लेकर के यहां तक। इसमें आते हैं मेरे 4 साल। 4 साल यानी कि 48 महीने। 10 लाख के ऊपर अगर 12% इंटरेस्ट 12 महीने के लिए, तो बताओ 48 महीने के लिए कितना होगा? 4,80,000। 4,80,000 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 96,000 का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हर साल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के नाम पे लिख सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट। तो पीसीपी 5 सालों तक मिलता है। देखो 6 साल में, छठे साल में नॉट एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट और लोन की कंप्यूटेशन करते समय आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कहीं वो लोन 5 साल पुराना तो नहीं, 5 साल से ज्यादा पुराना तो नहीं। अच्छा सर, क्योंकि तब उसकी पीसीपी लैप्स हो चुकी है। अब करंट ईयर में, इस साल में, ये कौन सा वाला ईयर है? सोच के देखो। ये है 19-20, ये है 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। तो 19-20 में आप 96,000 लिख सकते हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। करंट ईयर का 1,20,000, कितना? 10 लाख रुपए का 12%, क्योंकि वो तो अभी पे ही नहीं हुआ और हमेशा करंट ईयर का आता रहेगा चाहे जब तक रीपेमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, कर लिया? अच्छा, अब इसको हेडिंग दे देंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन in case date of repayment is after completion। इसका मतलब अभी इसके बाद में हम बिफोर वाला केस भी करें। देखो जी, नेक्स्ट केस है हमारे पास इसी का, where repayment of loan is before completion of construction। आप सर इसको समझते, हमारे पास में डेट ऑफ टेकिंग लोन है और एक है हमारे पास में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन।
ठीक है ना। हमारी जो रीपेमेंट की डेट आ गई ना, ये के बीच में आ गई। यानी कि मेरे पास में कहीं से एकदम से पैसा आ गया, मैंने सारे का सारा पैसा वापस कर दिया बैंक को। मैंने जब हमारे पास पैसा है तो हम क्यों अपने सिर पे कर्जा रखें बैंक का। तो अब क्या हुआ इस केस में, ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक आ जाएगा। ये देखो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा यहां से यहां तक चलता था ना भाई, जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक यहां से यहां तक चलता था ना। लेकिन ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब यहाँ से प्रीसीडिंग मार्च देखते थे, जो भी देखते थे, सोचने वाली बात है कि ये प्री प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस टाइम के लिए, किस चीज के लिए देखा जा रहा था। इस चीज के लिए देखा जा रहा था कि हमें इंटरेस्ट पे करना है ना, और इंटरेस्ट होता है लोन के साथ। तो क्या अब इस लाइन को काट करके छोटा नहीं कर देना चाहिए, कहां तक, जब तक लोन रीपे हो गया है। सर मेरे साथ मत बनाया करो, कॉपी गंदी हो जाएगी। मैं समझाने के लिए बहुत कुछ करता हूँ, कर दिया ना आपने मेरे साथ। मेरे साथ मत बनाया करो, बनाने के लिए ऐसे टाइम दूंगा, तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं रहा करूंगा। तो मैंने इसलिए पहले लंबी लाइन डाली थी कि पिछले केस में ये होता था हमारे पास में, और अब ऐसा कम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है क्योंकि सर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जब रीपेमेंट ही हो गई लोन की, तो सर फिर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आगे कैसे जा सकता है, फिर यही। तो इस केस के अंदर जब रीपेमेंट ऑफ लोन पहले हो रही है, हमारा पीसीपी, अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो, पीसीपी स्टार्ट्स फ्रॉम date of taking loan and ends on date of repayment. ठीक सर, इसमें प्रोसीडिंग 31 मार्च का कोई लेना देना। ओके सर, तो अब फिर से एग्जांपल बना लेते हैं अपना वही अमाउंट के हिसाब से। मान लो डेट ऑफ टेकिंग लोन है 1 जुलाई 2017, डेट ऑफ रीपेमेंट है 31/12/2019, और डेट ऑफ कंप्लीशन है हमारे पास में मान लो अपना 5 जुलाई 2019, 5 जुलाई को सॉरी 2019 की, इसको 2021 तक, 2021 हमने लोन लिया था ₹10 लाख का एट द रेट 10%, ऐसा लिखिए। तो सर अब क्या करूंगा, अब ये करूंगा, हमारे को पीसीपी निकालना है। पहले तो पीसीपी हमने निकाल लिया। पीसीपी हमारे पास में कितनी डेट का, कितने कब से कब तक है, 30। हाँ, पीसीपी 1 जुलाई 2017 से 31/12/2019। ध्यान देना जरा इस कैलकुलेशन पे। ये कौन सा साल है, 17-18, फिर 18-19, और फिर 19-20 भी आ गया, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 तक चलेगी ना, तो वो तो 19-20 की डेट है। तो यहाँ पे कितने महीने, 9 मंथ्स, यहाँ पे 12 मंथ्स, और इधर इधर भी 9 मंथ्स। तो कितने हो गए टोटल, 30 मंथ्स। तो 30 मंथ्स के लिए हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है उसके ऊपर। तो सर पीसीपी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास में 10 लाख रुपए का
10%, 30/12। ऐसा क्यों करता हूँ मैं 30/12? भाई अगर ये 12 महीने का तो ये डिवाइड बाय 12 करने से एक महीने पे आगे आ रहा है, एक महीने का इतना है तो 30 महीने का कितना होगा? तो कितना आ गया अमाउंट? कैलकुलेट करके बताओ। 2.5 लाख रुपए, और 2.5 लाख को 5 से डिवाइड किया 50,000। 50,000 यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टाइम जो है वो हमारा, तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना। अब ठहरो एक मिनट, इसको लिखना अभी एक मिनट बंद करो। देखो जरा मैं इसको जरा छोटा कर देता हूँ ताकि इसके आगे कुछ मुझे और बनाना है। हाँ जी सर, जरा ध्यान देना। अब देखो कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद ही तो इनकम आनी शुरू हुई है ना, उससे पहले थोड़ी ना आ सकता है। ऐसा थोड़ी हम अपने टेनेंट को कह सकते थे कि सर आप जो है वो मजदूरों के साथ में रहें, कंप्लीशन हो रही है तो क्या होगा। तो हमारी इनकम कब से आनी शुरू की है? इस साल से, मतलब कंप्लीशन के बाद। कौन सा साल था ये था सर 5 जुलाई 2021। तो मैं इसको बोल सकता हूँ सर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 5 सालों तक करना है ना। तो हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के नाम पे अपना इंटरेस्ट और बोरोड कैपिटल कितना डिडक्ट कर सकते हैं सर? 50,000 पर एनम टिल 5 इयर्स, टिल 5 इयर्स, 5 सालों तक। हर साल कितना? 50,000। और सर फिर उन सालों का करंट ईयर में कितना होगा, यानी कि 21-22 में इंटरेस्ट और लोन कुछ होगा नहीं सर? है ही नहीं, क्योंकि लोन तो पहले ही निपट गया है ना जी। तो सिर्फ 50,000 ही हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ पाएगा इन सालों के अंदर। ठीक है जी। कौन से साल तक? इसमें कौन से कितने साल आएंगे? 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, बस स्टॉप। क्योंकि आपका 2.5 लाख रुपए रिकवर हो चुका है। ठीक है ना? ओके, समझ में आया? ओके सर, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से। जब हो जाए बच्चों बता देना, ऑनलाइन वाले बच्चे। तो ये हमने एक मिक्सचर बनाया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, मतलब पार्ट 1 का और 2 का। मैंने इसमें क्या बोला? मैंने कहा मैंने एक लोन लिया था 10 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 1/4/2016।
और उसकी पार्शियल रीपेमेंट कर दी मैंने, यानी कि 4 लाख रुपए रीपे कर दिए 30 सितंबर 2017 और मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 जनवरी 2021 को और लोन मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग है 6 लाख रुपए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी लोन आउटस्टैंडिंग रहे कंप्लीशन के बाद तो ये केस 1 ही होता है, जब पार्शियल रीपेमेंट बीच में कर दी गई। ठीक है, अब सर सवाल ये उठता है कि मेरे पास में मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, इस डेट से स्टार्ट और कहां तक जाता है, कंप्लीशन तक जाकर के पीछे मुड़ जाता है, इसकी प्रीसीडिंग 31 मार्च। ठीक है जी, तो मैं इसकी रिलेवेंट डेट क्या लेता हूं, 31 मार्च 2020। आप लोग ये सोचते होंगे कि 31 मार्च 2020 तक के बाद का टाइम पीरियड कहां जाएगा, वो करंट ईयर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, वो करंट ईयर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा करंट ईयर क्या बन जाएगा, मेरा करंट ईयर बन जाएगा सर 2021। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड को अगर मैं अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानता हूं तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का है सर, चेक करना जरा। 2016 से लेकर के 2020 तक 4 साल होते हैं, मेरे ख्याल 48 मंथ्स आने चाहिए। 48 मंथ्स मानते हो? अब 48 मंथ्स में से मैंने अपने पास 10 लाख रुपए रखे हैं, तब से कब तक, 1/4/2016 से 30 सितंबर 2017 तक। ये कितने महीने होते, 16 17, ये 17 है बेटा, मैं 16 लिख दिया गलती से, 17 है। 18 मंथ्स, सच सच बताना। 18 मंथ्स, 16 17 और उसके बाद में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है ना, तो 12 और 6 18 ही होते हैं, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद में मैंने अपने पास रखे हैं सर 6 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख रुपए की तो रीपेमेंट होगी ना। तो फिर 1 अक्टूबर से लेकर के कब तक, 31 मार्च 2020 तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने इसके, 17 18 19 30 और 19 20 24 और 6 30 महीने। हाँ, ऐसे भी कह सकते हो 48 में से 18 गए तो 30 बचे। अब सर ये मेरे पास में, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। चलो जी चेक कर लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अमाउंट। सर 10 लाख रुपए का 10% 18 महीने का अमाउंट कितना होता है, और फिर 6 लाख रुपए का 10% 30 महीने के लिए कितना होता है, ये अमाउंट बताओ। यहाँ कितना होगा, 1,50,000 बताया बच्चे। और यहाँ कितना हो गया, सेम है, थोड़ी सी रेट ली, मजा किया। 1.5 लाख कितना हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, टोटल कितना, 3 लाख। तो हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 3 लाख रुपए पे किए, इसको सर डिवाइड कर देंगे अब किससे, 5। लो सर डिवाइड कर दिया 5 से, तो कितना आ गया, 60,000 पर एनम। ये तो आ गया हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अब सर करंट ईयर्स में भी तो होगा ना हमारे पास, देखो कंप्लीशन के बाद में। अब मान लो मैं किसी एक साल की बात करता हूँ आपसे, मान लो मैं कौन से साल की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे 2020-21 की।
तो 2020-21 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के नाम पे आप कितने की डिडक्शन ले सकते हो सर 60,000 रुपीस की, है ना। किसी एक साल का ही पूछा जाएगा आपसे, 5 सालों का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक साल का क्वेश्चन तो कर रहे होंगे। और सर करंट ईयर का चेक कर लेते हैं सर। करंट ईयर क्या है 20-21 और करंट ईयर 20-21 है, तो 20-21 में हमारे पास में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा सर, कितना 6 लाख, बिल्कुल सही। 6 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट हमने दिया होगा, कितना 60,000, तो ये भी 60,000। नेट अमाउंट कितना आ गया बेटा 1,20,000 रुपीस फॉर ईयर 2021। तो ईयर 2021 के लिए, ईयर 2021 के लिए मेरे पास में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की लास्ट जो हमने पे किया था 3 लाख रुपया, उसकी एक इंस्टॉलमेंट, मतलब इसको हमें तोड़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना पड़ा, क्योंकि सर जब हमने जितना अमाउंट रखा है उतने भी तो हम टैक्स, उतने भी तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं ना, बैंक उतने भी तो चार्ज कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, तोड़ करके करना पड़ेगा, और ये करंट ईयर का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग है अभी। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया सर, 1,20,000 रुपए हमारे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की आएगी साल 2020-21 के लिए, और करंट ईयर के लिए भी 60,000 ही आएगा। तो ये पीसीबी का अमाउंट था, और सर ये करंट ईयर का अमाउंट, जो कि हमारी इनकम के अगेंस्ट माइनस किए जाएंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के नाम से। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, फिर तो सेकंड केस हो जाता, अगर पूरा का पूरा लोन रीपे कर देते तो सेकंड केस हो जाता, फिर तो अभी सीखा था हमने। और हाँ जी, फिर अगर केस, अगर हमारे पास में लोन बचा रहेगा